साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज ये जो एक बहुत अहम वीडियो है जो मैं आईपीसी 304 बी दहेज हत्या या बीएनएस 80 दहेज हत्या के ऊपर बना रहा हूं, और इसमें दो चीजों पे मैं इस वीडियो पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं या आप सबका ध्यान इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है साथियों कि अगर कोई दहेज हत्या हुई है सही मायने में, तो उसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो क्या होंगे, और अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा लिखवाया गया है दहेज हत्या को लेके, तो उसके तथ्य क्या होंगे या हम उस मुकदमे से कैसे बचें। मेरी थोड़ा हिंदी कमजोर है तो प्लीज उसके लिए माफी चाहूंगा, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उसको अच्छी तरह देख लीजिए। और मुझसे आप बात कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाया तो। साथियों, जब हम इस वीडियो को बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट होती हैं दहेज हत्या को लेके, उसको सिंपल सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के ऊपर बात कर रहा हूं जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या का केस मानने से इनकार कर दिया। अभी पूरा मामला क्या मैं बताता हूं आपको। और बहुत खुशी होती है जब हमारे एडवोकेट को सफलता मिलती है, तो बहुत खुशी होती है। और ये न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने माना कि इस मामले में यह साबित नहीं हुआ, मैं यहां दहेज हत्या की बात कर रहा हूं सर, कि यह साबित नहीं हुआ कि दहेज की मांग के सिलसिले में मृतका के साथ उसकी मौत से ठीक पहले क्रूरता की गई थी, और इसलिए दहेज हत्या का मामला ये नहीं बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। ये केस था आपका छवि करमरकर वर्सेस वेस्ट बंगाल, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसी केस में सुनाया। छवि करमरकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले की पृष्ठभूमि का क्या है। मृतका और अपीलकर्ता संख्या 2 की शादी मार्च 2003 में हुई थी। 2 मई 2006 को मृतका ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर पर लिक्चर के निशान थे और कोई अन्य मृत्यु पूर्व चोट नहीं थी। और एफआईआर दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया था कि मृतका को दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा था। इसलिए आईपीसी की धारा 304 बी, धारा 498 ए और धारा 306 और धारा 34 के तहत मामला बना दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने मृतका की नंद, पति और सास को दोषी ठहराया। जो ट्रायल कोर्ट थी तो उसने उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी और हस्बैंड थे और जो मदर इन लॉ थी उसको क्या करा, कन्विक्ट कर दिया। उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट था उसने दोष सिद्धि और सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने उस कन्विक्शन को बरकरार रखा, और फिर जो अक्यूज साइड थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपनी बात को बखूबी माननीय एडवोकेट के माध्यम से माननीय कोर्ट को तथ्यों के हिसाब से समझाया।
पति और पत्नी के बीच में एक वैवाहिक कलह थी। ठीक है। अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों की जांच की। अदालत ने माना कि यह स्पष्ट है कि मृतका को अपने पति के हाथों उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करना पड़ा। हालांकि इन गवाहों ने यह नहीं कहा कि ऐसी क्रूरता और उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में थी। ये घर में लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ में, मार पिटाई हुई, जो भी हुआ, ठीक है, बट वो दहेज को लेके नहीं थी। ये जो जो आपका प्रोसिक्यूशन था वो ये माननीय कोर्ट को समझाने में नाकामयाब रहा। दहेज की मांग के संबंध में कुछ सामान्य बयान दिए गए थे जो आरोपी को आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस प्रकार अदालत ने माना कि वर्तमान तथ्यों में आरोपी को आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना और धारा 498A क्रूरता के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। हालांकि धारा 304B दहेज मृत्यु के तहत दोष सिद्धि को खारिज कर दिया गया। और यहाँ पे बात हो रही है, और क्योंकि देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है और बहुत सारी हाई कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी 304B का मामला बनता ही नहीं है अगर वहां पे सून, मतलब अगर उस महिला ने आत्महत्या की और उससे चंद मिनट पहले या चंद घंटे पहले कोई दहेज को लेकर उत्पीड़न हुआ है, कोई डॉरी को लेकर उत्पीड़न हुआ है, तो उसको कोर्ट कहती है। और अगर डॉरी को लेकर कोई उत्पीड़न होता है, कि ये जो कानून बना था ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना था, बट आज जब एक महिला किसी भी कारण से वो आत्महत्या कर लेती है तो उसको सीधा आईपीसी 304B का मामला बना दिया जाता है दहेज हत्या का। तो जो अपने आप में बहुत गंभीर मामला होता है, सजा बहुत ज्यादा है इसके अंदर, और झूठे मुकदमों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है साथियों, उसमें सारे परिवार के नाम लिखवा दिए जाते हैं, जो अपने आप में शर्म की बात है। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैंने जैसे कहा कि मेरा मोबाइल नंबर नीचे है। और अगर आपको लगता है कि आपको पर कोई भी इस टाइप का दहेज उत्पीड़न का मामला, चाहे 498 हो, दहेज हत्या हो, कुछ भी हो, अगर मरा गया है, गड़ा गया है, जिसका कोई कारण नहीं है, जहां पे आपने दहेज की डिमांड करी ही नहीं है, और फिर आप इस बेवजह मुकदमे को झेल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और बस मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। 3 चीजों पर मैंने हमेशा कहा है कि अच्छे एडवोकेट से बात करें, चर्चा करें, और अपने एविडेंस पे काम करें, साक्ष्य पे काम करें। एक एक शब्द की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। चार्जशीट क्या कहती है, एविडेंस क्या कह रहे हैं, एफएसएल रिपोर्ट क्या करें, जांच सही ढंग से हुई है या नहीं हुई है, आपके आयु ने जांच ढंग से करी है या नहीं करी है, ये दहेज हत्या का मामला बनता है या नहीं बनता है, कोई दहेज की डिमांड हुई है नहीं हुई है, कोई सुसाइड नोट छोड़ा है, मतलब बहुत सारी चीजों, जो अधिवक्ता होते हैं, हमारे एडवोकेट होते हैं, इन सारी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी मुकदमों को आगे लेके जाना चाहिए। और मैं बड़ी दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर हम इन तथ्यों पर ध्यान देंगे तो आप जरूर इस मुकदमे में कामयाबी पाएंगे, ये मेरा मानना है। और अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, इस टाइप के अपराधों से बचें। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू। जय हिंद, जय भारत।